वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी सेकंड सेमेस्टर। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको नर्व कंडक्शन के बारे में समझाया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल लेकर के हाजिर हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको समझने ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ये, और एक बार समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आयनिक बेसिस, क्योंकि आयन के बेस पर हमने पहले ही बताया कि न्यूरॉन के अंदर जो है कुछ मिनरल्स काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम पम्प, तो ये पे वो आयन के फॉर्म में होते हैं। तो आयनिक बेस पर रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल, जब ये रेस्ट कंडीशन में होता है, न्यूरॉन में कोई सूचनाएं आगे नहीं बढ़ती हैं, सामान्य कंडीशन में होता है तो रेस्टिंग पोजीशन में, जब ये सूचनाएं आगे बढ़ने लगती हैं तो वो एक्शन में आ जाता है, उसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो रेस्टिंग पोजीशन हो चाहे वो एक्शन पोजीशन हो, दोनों पोजीशन में जो है कि कुछ आयंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये आयन काम न करें तो ना रेस्टिंग पोजीशन दिखाई देगा ना एक्शन पोजीशन दिखाई देगा। यही वजह है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल में कहीं न कहीं से जो है कि अल्टरनेशन आ जाता है, और कुछ वो सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ समझते हैं, नहीं समझते हैं, कुछ फील करते हैं, नहीं फील करते हैं। तो ये होता है कि ये जो है कि बुढ़ौती का समय आ गया है। तो यानी कि आयनिक बेसिस, क्योंकि वो सोडियम और पोटेशियम जो आयनिक बेस पे काम करते हैं, ये कहीं न कहीं से अपने जो है कि पोजीशन से में पूरी तरह से परफेक्टली काम नहीं करते। तो इसी को समझना है कि किस तरह से रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल में आयन का रोल क्या है, यानी कि आयन बेस पे ही ये काम हो रहा। पूरा का पूरा नर्व कंडक्शन अगर नर्व इम्पल्स नर्व मेम्ब्रेन में हो रहा है तो वो एक किसी आयन का कमाल है, आयनिक बेस पे हो रहा है। तो इसी आयनिक बेस पर रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल को कैसे क्या कर रहा है, इसे हमें समझना है। तो जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको कुछ नर्व कंडक्शन के बारे में समझाया, तो डिस्क्रिप्शन देते हुए आगे बढ़ेंगे। एज यू नो दैट सिनर्जी बिटवीन द बॉडीज वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज acquires a high degree of coordination and rapid communication between cells across long distances। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सूचनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत तेज़ी से जा रही हैं। कहीं पे कोई बॉडी के किसी पार्ट में चींटी रेंग रही है, तुरंत सूचना मिलती है, वो मैसेजेस इम्पल्सेस ब्रेन तक जाते हैं सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी नर्व से, फिर सेंसरी नर्व से फिर वो मैसेज डिसीजन मैसेज लेकर के फिर वो उसी पार्ट तक जो मोटर नर्व से पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ये मैसेज उंगलियों के मसल तक पहुंच जाता है कि उन्हें उंगलियों से उसे खजुला के हटा देना है कि उसे काटने देना है। तो इस तरह के ये जो इम्पल्सेस जो काम करते हैं, जो फीलिंग्स होती है, ये बहुत ही तेज़ी से, यानी सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत रैपिड तेज़ी से होता है। तो कैसे होता है, इसी एक्शन को हमें समझना है। कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स और सेल सिग्नलिंग occurs by way of electrochemical signals transmitted by charged ions, यानी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के थ्रू काम हो रहा है। और ये चार्ज बाय चार्ज, क्योंकि आयन चार्ज फॉर्म होते हैं, तो आयनिक चार्ज कंडीशन में जो है ये सूचनाएं ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को गेन करके। The distribution of which along the cell membrane is subject to a sensitive balance। इस तरह से ये जो आयंस हैं, ये जो है कि एक सेंसिटिव बैलेंस बनाए रहते हैं, और जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान बॉडी में होता रहता है। दिस इज रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रोजेनिक ट्रांसपोर्ट। अगर इसे हम देखें दूसरे वे में, तो ये इलेक्ट्रोजेनिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है बॉडी में, as opposed to electroneutral transport which involve the transport of uncharged particles। क्योंकि यहाँ पे जो आयंस है वो चार्ज पार्टिकल्स में है, और चार्ज पार्टिकल में ही ये काम कर रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज्ड आयंस along the cell membrane results in a disparity between the electrical potential on the inside of the cell
एंड द स्पेस दैट सराउंड इट। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल काम कर रहा है न्यूरॉन्स के इनसाइड और आउटसाइड, तो ये जो है पोटेंशियल जो है एक डिस्पैरिटी बना रही है, यानी कि एक डिस्पोजिशन, बाहर का पोजीशन कुछ और है, अंदर का पोजीशन कुछ और है। तो इसी तरह से अपने चार्ज पार्टिकल के चार्ज एक्शन पोटेंशियल से ये काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिस इज रिफर्ड टू एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसी को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं जी। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहें चाहे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये मेम्ब्रेन, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर की कवरिंग है, ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है कि इस तरह के चार्ज पार्टिकल्स काम कर रहे हैं, तो इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहिए, चाहे इसी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, आयंस के चार्जेस काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कई नाम हो गए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहिए चाहे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन आपको यहाँ पे रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल समझना है। तो रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल समझने के लिए पहले ये आप ध्यान रखें कि ये न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, इस पर जो चार्ज पार्टिकल इनसाइड आउटसाइड काम कर रहे हैं, तो इसको आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज, तो यहाँ जो है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल बोल दीजिए, यहाँ पे जो है कि निगेटिव पोटेंशियल कह सकते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वे में आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक जैसे करंट आगे बढ़ता है, बिजली करंट आगे बढ़ती है, उसी तरह ये भी सूचना आगे बढ़ती है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये सामान्य कंडीशन पहले वाले कंडीशन में है, कोई प्रोपगेशन नहीं हो रहा है, कोई इम्पल्स आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई सूचना आगे नहीं जा रही है, तो रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं। और जब ये वर्क करते हैं, जब सूचनाएं आगे बढ़ती हैं, तो एक्शन पोटेंशियल बोले जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन इट्स क्विसेंट स्टेट द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी टू अपहोल्ड। अब बाहर आउटसाइड इनसाइड जैसी ज़रूरत होती है वैसी एनर्जी भी गेन करते हैं। कहीं एनर्जी की ज़रूरत होती है, कभी प्लस में एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कहीं माइनस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो कहीं प्लस में मिली वोल्ट काम कर रहा है, कहीं माइनस मिली वोल्ट काम कर रहा है एनर्जी। दिस इज रिफर्ड टू एज रेस्टिंग पोटेंशियल द ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन leads to a change in potential along the membrane and form the basis for the transmission of information. This is referred to as action potential. जब ये मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल आ जाते हैं। जब शांत पड़े रहते हैं तो रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। तो इस तरह से हम रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल दोनों ओवरलैप करके चलते रहते हैं। तो अब इस फिगर में जो दिखाया गया है, इस फिगर में इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे तो इसकी समरी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने दिया है, नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स आर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यानी कि नर्व में जो सूचनाएं जा रही हैं, नर्व इम्पल्स जो हैं वो कैसे हैं, किस मूड के हैं, किस प्रोसेस आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से ये आगे बढ़ते हैं, कंडक्ट होते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज पॉजिटिव ऑन द आउटसाइड एंड निगेटिव इनसाइड। यानी कि अगर ये न्यूरॉन अगर काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई सूचना आगे नहीं बढ़ रही है, नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन है, यानी कि कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, इस समय सूचना आगे नहीं जा रही है, तो उस समय इनको नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन कहेंगे। उस समय पोजीशन क्या होगा आयंस का, इनके मेम्ब्रेन के बाहर प्लस चार्ज होगा और अंदर इनसाइड माइनस चार्ज होगा। तो यही कह रहा है, मेम्ब्रेन ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज पॉजिटिव ऑन द आउटसाइड एंड निगेटिव इनसाइड। देखिए इनसाइड है। दिस डिफरेंस इन चार्ज इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। अब ये जो डिफरेंस बना हुआ है कि यानी कि आउटसाइड प्लस चार्ज और इनसाइड माइनस चार्ज, ये जो डिफरेंस है, बाहर कुछ चार्ज है अंदर कुछ चार्ज है, ये जो डिफरेंस है चार्ज का, यानी डिफरेंशियल चार्ज पोजीशन जो है,
इस कंडीशन में अगर है, यानी बाहर प्लस चार्ज है, अंदर इनसाइड में जो है माइनस चार्ज है, तो समझिए न्यूरॉन किस पोजीशन में है, रेस्टिंग पोटेंशियल में है। तो ये कहा जा रहा है कि दिस डिफरेंस इन चार्ज इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। समझ में आ गया रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल कोई सूचना इंपल्स आगे नहीं बढ़ना है। एंड द मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड। अगर ये रेस्टिंग पोटेंशियल में न्यूरॉन है तो न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहेंगे, वो किस कंडीशन में, पोलराइज्ड कंडीशन में। पोलर का मतलब होता है ध्रुव, एक छोर ये है, एक छोर ये, यानी एक बाहर का छोर, एक बाहर अंदर का, यानी एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, यानी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो पोलराइज्ड है, जो अपने पहले वाले कंडीशन में सामान्य अवस्था में बना हुआ है, यानी पोलराइज्ड कंडीशन में है, यानी इसे हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलेंगे। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में है यानी कि सूचनाएं नहीं आगे बढ़ रही हैं, और उसमें न्यूरॉन जो है किस कंडीशन में है, वो रेस्टिंग पोटेंशियल में है। ठीक है, तो यहाँ दिया है इन रेस्टिंग पोटेंशियल, ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल का फिगर है, रेस्टिंग पोटेंशियल में न्यूरॉन है, यानी इसके मेम्ब्रेन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, पोलराइज्ड कंडीशन में है। लेकिन जब ये एक्शन में आते हैं तब जो है ये एक्शन पोटेंशियल बोले जाते हैं। तो आगे देखेंगे, टू मेंटेन रेस्टिंग पोटेंशियल, अगर रेस्टिंग पोटेंशियल बना रहे उसके लिए ये जरूरी है कि पहले वाला जो चार्ज पार्टिकल जैसे आउटसाइड इनसाइड वो बना रहे। सोडियम पोटेशियम मेटाबॉलिक पंप ऑपरेट्स, यानी जो बाहर और अंदर जो है कि सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, ये ऑपरेट करता है, ये यानी ये संचालित करता है। अगर ये मेंटेन बनाना है तो यही जो है कि सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत बड़ा रोल है। हमने बताया कि कुछ मिनरल्स हैं यानी सोडियम पोटेशियम है, ये मेटाबॉलिक पंप होते हैं इनके, यानी इनके प्रेशर के थ्रू चार पार्ट के डिफरेंस में होते हैं, डिफरेंशियल कंडीशन बनाए रहते हैं और ये मेंटेन रखते हैं। लेकिन जब ये सोडियम पोटेशियम पंप, मेटाबॉलिक पंप जब कहीं न कहीं से ये डिस्टर्ब होते हैं तो यानी कि एक्शन पोटेंशियल सामने आता है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस विल बी अबाउट 14 टाइम्स मोर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड। अब देखिए ये जो रेस्टिंग पोजीशन है तो उस समय सोडियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 14 गुना अधिक होता है, किधर, बाहर की तरफ। यानी अगर सोडियम आयन यहाँ पर बाहर है तो ये अगर रेस्टिंग कंडीशन में है, जैसा कि हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल में, तो जो है कि 14 गुना अंदर के अपेक्षा 14 गुना बाहर इसका जो है कि बाहर भी फ्लूइड है, अंदर भी फ्लूइड है। ये अंदर एक्सोप्लाज्म है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यानी आउटसाइड में इसका कंसंट्रेशन सोडियम आयंस का कितना होता है, 14 गुना ज़्यादा होता है, 14 टाइम्स मोर। एंड कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस विल बी अबाउट 28 to 30 टाइम्स मोर देन इन एक्सोप्लाज्म इनसाइड। यानी कि जब 14 गुना सोडियम आयन का जो है कि पोजीशन जो है कि ज़्यादा है बाहर की तरफ, ठीक उसी समय यानी रेस्टिंग पोजीशन में 28 से 30 गुना जो है ज़्यादा पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन अंदर होता है। यानी ये एक जो है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस है। स्टिमुलेशन ऑफ ए नर्व चेंजेस द परमेबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर मेम्ब्रेन। और जब कोई स्टिमुलेशन मिलता है यानी कोई वजह जब काम करता है, सूचना आती है, तो क्या होता है, जो ये जो कंडीशन हमने बताया है, अंदर इतना है तो बाहर इतना है गुना है, तो ये चेंज होता है, इसमें परिवर्तन होता है। तो जो है कि नर्व जो फाइबर मेम्ब्रेन है इसकी जो परमिएबिलिटी है, क्योंकि ये जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी सबके लिए नहीं होती, तो परमिएबिलिटी चेंज होती है, क्योंकि परमिएबिलिटी जब बढ़ेगी तो बाहर की चीज़ अंदर, अंदर की चीज़ें बाहर हो जाएंगी। द स्टिमुलस में बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इस तरह से जब स्टिमुलस यहाँ से जब आगे बढ़ता है, कोई वजह यहाँ पे आती है यानी स्टिमुलस यानी वो कारण फैक्टर, तो क्या होता है, ये स्टिमुलस किस तरह का होता है, जैसे कोई लेटर आता है, मोबाइल मैसेज आता है, तो इंग्लिश में या हिंदी में उसी तरीके से कोई फिगर है, उसी तरह यहाँ जो सूचनाएं आती हैं वो ऐसी नहीं आती हैं जैसा कि लेटर में किसी मोबाइल में कोई लिख करके दे दिया। वहाँ मैकेनिकल मैसेज होते हैं, मैकेनिकल टाइप के मैसेज स्टिमुलस होते हैं, या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होते हैं, या तो केमिकल होते हैं। यानी 3 तरह के स्टिमुलस होते हैं,
तभी जो एक्शन पोटेंशियल शुरू होता है। द स्टिमुलस में बी मैकेनिकल यानी यांत्रिक तरीके का, यानी कुछ हो रहा है बॉडी में, इलेक्ट्रिकल यानी चार्ज पार्टिकल के रूप में, या केमिकल यानी कोई केमिकल यहाँ पे पहुँचा हुआ हो, को चाहे वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के केमिकल ही क्यों ना हो। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये पोजीशन जब चेंज होता है तो रेस्टिंग पोटेंशियल तो आपके समझ में आ गया किस कंडीशन में, लेकिन एक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा है देखिए। व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप ऑपरेटिंग, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेट किए हुए थे यानी इसको मेंटेन किए हुए थे, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल में थे, यानी उन्होंने बताया कि बाहर किसके की मात्रा ज़्यादा, अंदर किसकी मात्रा, यानी पूरी तरह से मेंटेन किए हुए थे, तो ये पोजीशन बना हुआ था। लेकिन जब कोई स्टिमुलस पहुंचता है तो ठीक उसी समय सोडियम पोटेशियम जो पंप है ये अपना जो काम जो ऑपरेट कर रहे थे वो अपना काम रोक देते हैं। यानी देखिए व्हेन ये स्टिमुलस इज अप्लाइड, यानी कोई स्टिमुलस यहाँ पे आता है, सूचना आती है, सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप ऑपरेटिंग, ये जो ऑपरेटिंग जो काम कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे यानी इसको मेंटेन किए हुए थे, वो स्टॉप कर देते हैं। होता क्या फिर डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए सोडियम आयन्स रश इनसाइड, जो सोडियम आयन जो बाहर था वो क्या करता है, अंदर की तरफ उसका रश बढ़ जाता है, यानी सोडियम आयन जो है अंदर की तरफ आकर के भर जाते हैं। तो सोडियम आयन्स रश इनसाइड एंड पोटेशियम आयन्स रश आउटसाइड, यानी जब कोई सूचना जो ही इंटर किया न्यूरॉन में तो जो बाहर के सोडियम आयन्स थे वो अंदर आ गए, आके भर गए, और जो पोटेशियम जो है अंदर थे वो बाहर चले गए, वहाँ जाकर के मेम्ब्रेन के चारों तरफ जमावड़ा बना लेते हैं, रश कर जाते हैं, यानी भीड़ बना देते हैं, यानी भर जाते हैं। दिस रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड, तो इससे होता है क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज जो बाहर था वो अंदर की ओर हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया और माइनस चार्ज बाहर चला गया। दिस रिजल्ट्स इन द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एंड निगेटिव चार्ज आउटसाइड, यानी कि जो निगेटिव चार्ज था बाहर की तरफ चला गया। यानी कि इस फिगर में देखिए जब यहाँ से कोई सूचना आती है तो सूचना आगे बढ़ती है तो वहाँ रेस्टिंग पोटेंशियल समाप्त हो जाता है, पोलराइजेशन मेम्ब्रेन जो है कि डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ डिपोलराइजेशन हो जाता है। तो वहाँ पे देखिए तो होता क्या है कि जो बाहर जो प्लस चार्ज थे, यहाँ पे देखिए या ऊपर ये जो प्लस चार्ज थे यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज हो गए, और अंदर जो है प्लस चार्ज हो गए, और बाकी यहाँ से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ऑलरेडी जो पहले जैसे थे वैसे ही हैं। यानी पोलराइजेशन एक स्टेप बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो वहाँ पे ये कंडीशन हो गया। तो वही दिस रिजल्ट्स इन द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एंड निगेटिव चार्ज आउटसाइड, तो ये कंडीशन आ जाता है। तो जो ही ये कंडीशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, द नर्व फाइबर इज सेड टू बी इन एक्शन पोटेंशियल, यानी कि यही एक्शन पोटेंशियल का पोजीशन है। यानी कि पहले वाला जब रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या था, प्लस चार्ज बाहर था माइनस चार्ज अंदर, और एक्शन पोटेंशियल में क्या है कि माइनस चार्ज बाहर हो गया है और जो है कि अंदर प्लस चार्ज हो गया। तो रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में आपने देख लिया। और जब ये रेस्टिंग पोजीशन था तो ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन था, ये मेम्ब्रेन जो पोलराइज्ड था, लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल में हुआ तो ये कैसा हो गया, डीपोलराइज हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डीपोलराइजेशन रीजन हो गया और एक्शन पोटेंशियल शुरू हो गया। अब बाकी ये यहाँ तक की जो कंडीशन है वो तो पहले ही जैसा है, क्योंकि जब कोई चीज़ चलेगी तो स्टेप बाय स्टेप चलेगी, अचानक कूद के कहीं आगे तो बढ़ना नहीं है। ये पोलराइज कंडीशन है, ये डिपोलराइज कंडीशन है। तो इस तरह आपने देखा रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल समझ में आ गया इस फिगर के हिसाब से। आगे देखिए, द रेस्टिंग पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन इज अबाउट -70 मिलीवोल्ट। जब क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल जो है अंदर की तरफ है, जैसे उल्टा हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब प्लस बाहर रहेगा जो है कि अंदर माइनस होगा, ये रेस्टिंग पोटेंशियल। यानी पहले वाला कंडीशन जैसे हमने बताया कि पहले वाला कंडीशन ये है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये जो है कि एक्शन पोटेंशियल है। तो उसमें कितना मिली वोल्ट एनर्जी होती है देखिए, द रेस्टिंग पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन इज अबाउट -70 मिली वोल्ट। तो उस समय अंदर के जो है कि इनसाइड रेस्टिंग पोटेंशियल इनसाइड रीजन में इसका जो कितना वोल्ट होता है, इंटेंशन -70 मिली वोल्ट। द एक्शन पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन इज अबाउट +30 मिली वोल्ट।
यानी अगर एक्शन पोटेंशियल में है तो अंदर का जो इन्वायरमेंट न्यूरॉन का, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वोल्ट है वो +30 MV होगा, और जब रेस्टिंग पोजीशन होगा तो न्यूरॉन के अंदर का जो जो वोल्ट होगा वो -70 MV होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। द ट्रेवलिंग ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इज ए नर्व इम्पल्स। द ट्रेवलिंग ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इज ए नर्व इम्पल्स। और जो ही ट्रेवलिंग, जब एक्शन पोटेंशियल जब एक चलता है आगे काम करता है, तो समझिए कि न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स आगे बढ़ रहे हैं, यानी एक्शन पोटेंशियल का पोजीशन आ गया है। आगे देखिए, आफ्टर द पीरियड ऑफ एक्शन पोटेंशियल अगेन सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट्स एंड एक्सान विल गेट रेस्टिंग पोटेंशियल बाय रिपोलराइजेशन। यानी जब सूचनाएं यहाँ से जब आगे बढ़ गई, यहाँ तक पहले कंडीशन, तो पहले फिगर में सूचनाएं भी यहाँ बढ़ गई, तो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ हो गया और ये हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, और ये ऑलरेडी पोलराइज्ड एरिया पहले वाले कंडीशन में है। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल हुआ तो ये डिपोलराइज्ड होगी एरिया माना जाता है, और रेस्टिंग पोटेंशियल में आ गया तो ये रीपोलराइज्ड रीजन है। तो जाहिर सी बात कि उस समय जो है कि ये पहले वाले कंडीशन में आ गया। तो ये कहा जा रहा है कि आफ्टर ये पीरियड ऑफ एक्शन पोटेंशियल अगेन सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट्स एंड एक्सान विल गेट रेस्टिंग पोटेंशियल बाय रिपोलराइजेशन। यानी कि हमने देखा सोडियम बाहर था रेस्टिंग पोटेंशियल में और पोटेशियम अंदर था, और जब ये सूचनाएं आगे बढ़ी, एक्शन पोटेंशियल इस कंडीशन इस सर्किट में आ गया, तो यहाँ पे फिर वो अपनी तरह से सोडियम बाहर चला गया और पोटेशियम अंदर, इस तरह से फिर अपने कंडीशन में आ गया। तो ये फिगर एकदम क्लियर आपको जो है कि सी लेवल पे दिखा रहा है। अब नेक्स्ट पोजीशन में आप देखिए, अब रेस्टिंग पोटेंशियल, अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेस्टिंग पोटेंशियल हो गया, ये पहले वाली कंडीशन रेस्टिंग पोटेंशियल। लेकिन ये जो बचा हुआ था अब सूचना भी आ गई, ये एक्शन पोटेंशियल, ये डिपोलराइज हो गया, ये पहले पोलराइज था, ये डिपोलराइज हो गया, और ये रीपोलराइज था इतना दूर, और ये डिपोलराइज था, लेकिन ये दोनों फिर सामान्य कंडीशन में आ गए, तो इसको रीपोलराइज रीजन कहा गया। यानी फिगर में आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्स, किस तरह से नर्व इम्पल्स यानी नर्व में जो सूचनाएं जा रही हैं वेव के रूप में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उसमें सोडियम पोटेशियम का क्या रोल है, और उस समय मेम्ब्रेन में क्या चेंजिंग आ रही है, इसको आपने देखा। इसी को एक ग्राफ से जो है कि ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसे समझाते हैं। फिगर है रिकॉर्ड ऑफ पोटेंशियल चेंज ऑफ ये नर्व इम्पल्स। इस समय क्या होता है कि ये ग्राफ दिया है, इधर जो टाइम इन मिली सेकंड में दिखाया गया है, और यहाँ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल क्या है, और यहाँ पे दिखाया गया है समय किस समय क्या हो रहा है। तो ये जो है कि हमने बताया कि -70, यहाँ पे -70 वोल्ट होता है इनसाइड, जब रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो ये, और जब ये एक्शन पोटेंशियल में होता है तो +30 होता है। एक्शन पोटेंशियल यहाँ शो किया गया है रेस्टिंग, तो रेस्टिंग पोटेंशियल पे जब होता है तो ऑलरेडी -70 MV इनसाइड, और जब एक्शन पोटेंशियल में होता है तो वो जो है कि सोडियम पोटेशियम पंप का जो है जो वोल्ट है कितना था प्लस। इस तरह से ग्राफ को प्लॉट किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं द मिनरल, अब ये मिनरल जो सोडियम पोटेशियम में मिनरल काम कर रहे हैं। द मिनरल नेसेसरी फॉर नर्व कंडक्शन इन सोडियम, क्योंकि ये सोडियम जो है, सोडियम पोटेशियम एक मिनरल है और ये नर्व कंडक्शन में इनका काम है। रिफ्रैक्टरी पीरियड इज द पीरियड ऑफ कंप्लीट एक्साइटेबिलिटी बिटवीन डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। यानी कि एक रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला जाता है उस पीरियड में जब ये न्यूरॉन एक्साइट नहीं होता, इन एक्साइटेबिलिटी जब होती है तो उसमें रिफ्रैक्टरी पोजीशन माना जाता है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्टरी पीरियड नर्व नेवर ट्रांसमिट एन इम्पल्स। अगर न्यूरॉन जो है या नर्व जो रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, यानी इन एक्साइट कंडीशन में है, एक्साइट नहीं है, तो उस समय सूचनाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। यानी रिफ्रैक्टरी पोजीशन में अगर न्यूरॉन होगा तो सूचनाएं आएंगी भी, तब भी वो न्यूरॉन नर्व के द्वारा आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे किसी को आप छू रहे हो और उसे कुछ फील नहीं हो रहा है,
पता नहीं चल, यानी कि वहाँ पे स्टिमुलस तो दिए जा रहे हैं लेकिन कुछ फीलिंग नहीं हो रही है, यानी कि सूचनाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं, यानी कि वहाँ पर जो न्यूरॉन है या नर्व वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में है। रिफ्रैक्टिव पीरियड में जो है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्टिव पीरियड नर्व नेवर ट्रांसमिट एन इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, सूचनाएं आगे नहीं जा सकती, प्रोपिगेट नहीं हो सकती हैं, नर्व कंडक्शन नहीं हो सकता है। आगे देखिए, इन मैमेलियन नर्व, मैमल के नर्व में द रिफ्रैक्टरी पीरियड रेंजेस फ्रॉम 1 to 6 मिली सेकेंड। मैमल के बॉडी में जो है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड कितने समय का होता है, 1 से 6 मिली सेकेंड तक का होता है, यानी उतनी देर तक सूचनाएं नहीं जा सकती हैं। इन वाइट फाइबर्स मेडुलेटेड इम्पल्स जंप फ्रॉम नोड टू नोड, इट इज़ कॉल्ड साल्टेटरी प्रोपिगेशन। लेकिन नोड टू नोड, यानी नोड का मतलब होता है जहाँ पर न्यूरॉन के ऊपर माइलिनेटेड सीट नहीं होती, उसे नोड बोलते हैं। एक नोड से दूसरे नोड तक सूचनाएं जब जंप करके जाती हैं तो इस तरह के सूचनाओं को आगे बढ़ने के कंडीशन को क्या बोलते हैं, साल्टेटरी प्रोपिगेशन बोलते हैं। वो नर्व कंडक्शन फिर नहीं होता, वहाँ पे जो साल्टेटरी प्रोपिगेशन माना जाता है। जैसे एक चलना होता है कदम बाई कदम, जब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो वो एक चलना होता है, लेकिन जब कोई कूदता है तो वो जो है कम से कम 10-20 कदम आगे कूद जाता है एक पोजीशन से। तो यानी साल्टेटरी प्रोपिगेशन मतलब कूदना, और नर्व कंडक्शन मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप चलना। तो साल्टेटरी प्रोपिगेशन इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। साल्टेटरी प्रोपिगेशन क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है। जैसे कोई कूद रहा है तो कूदेगा तो जाहिर बात कि कोई 1 by 1 स्टेप चलता है, अब कोई कूद गया तो 10-20 कदम एक ही साथ में वहाँ पहुँच गया तो स्पीड बढ़ जाती है। तो साल्टेटरी प्रोपिगेशन इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। Impulse transmission spread is about 20 times faster in myelinated fiber than in unmyelinated fiber। यानी अगर न्यूरॉन के ऊपर कवरिंग है तो उस समय जो स्पीड ज़्यादा होगी, 20 गुना ज़्यादा होता है सूचनाओं का आगे जो है कि प्रोपगेट करती हैं। लेकिन अनमाइलिनेटेड फाइबर है तो सूचनाएं जो 20 गुना कम होंगी, उसका स्पीड कम होगी। द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स आल्सो डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द फाइबर। अब नर्व फाइबर के डायमीटर, लंबाई चौड़ाई के आधार पर भी डिपेंड करता है कि नर्व का ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है। फाइबर्स विच बिगर डायमीटर कंडक्ट इम्पल्स फास्टर। अगर जो नर्व फाइबर जो काफ़ी लंबे लंबे हैं, बड़े हैं डायमीटर में, तो जो है कि उनका जो नर्व कंडक्शन होगा वो तेज होगा। और एक दूसरी बात लास्ट में है, द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन फ्रॉग इज 30 मीटर पर सेकेंड। अगर फ्रॉग में देखें तो 1 सेकेंड में ये 30 मीटर 30 मीटर जो है सूचनाएं आगे बढ़ती। 1 सेकेंड में 30 मीटर अगर कोई सूचना एक स्थान से दूसरा स्थान पर अगर भेजी जाए तो 30 मीटर 1 सेकेंड में 30 मीटर सूचनाएं आगे जो है कि जंप करके जा सकती हैं। ये मेढक के अंदर होता है। और आप देखिए मैमल में द अपर लिमिट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज 120 मीटर्स पर सेकेंड इन मैमल्स। मैमल में 1 सेकेंड के अंदर 120 मीटर ये सूचनाएं आगे बढ़ सकती हैं। यानी कितना फास्ट इस सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि नर्व इम्पल्स के आधार पर जो है मैमल से, फ्रॉग से मैमल कितना गुना आगे है। इसीलिए कहा जाता है मानसिक शक्ति, मन की शक्ति कितनी मजबूत होती है, कितनी फास्ट होती है। शरीर से हम यहाँ बैठे हो लेकिन मानसिक स्तर से हम पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है कि मैं ये आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल हमने समझाया। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। सिलेबस के हिसाब से हमने जो है यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। इसके पहले आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल भी समझा दिया, एक समरी में हम दे दिए। इसके साथ साथ हमने जो है एक नोट्स और भी आपको दिया है फिगर में, तो ये भी है। तो अगर आपने रेस्टिंग पोटेंशियल को हम जो अभी हमने समझाया है एक्शन पोटेंशियल समझ लिया है, तो अभी इस नोट्स को पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तो इस नोट्स का ये काफ़ी डिटेल हो गया है, इसलिए हमने दे दिया था। लेकिन बाद में आपको पोजीशन को देखते हुए हमने इसको समराइज़ किया।
अगर ये रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल को आपने समझ लिया है, मिली वोल्ट के समझ लिया है, तो ऑलरेडी ये सारे नोट्स आपके समझ में आ जाए। एक बार इसे पढ़ेंगे तो ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। नहीं भी अगर आता है, अगर 50% भी समझ में आता है, तब भी जो बाद वाला नोट्स हमने ये दिया है ये काम का है, इसको आप समझ लीजिए। एग्ज़ाम में इसी हिसाब से लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो जारी करेंगे आपको, तो वो जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन लेकर आएंगे। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके।